सो हेलो गाइस, वेलकम्स टू डेली पीआईबी न्यूज़। तो आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारी जुलाई महीने के बेस्ट 100 क्वेश्चंस को। इस वीडियो सेशन में हमने लगभग 105 के तकरीबन क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 23 जुलाई के बाद हम अपने वीडियो चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाल पाए, तो हमने कोशिश की है कि उसके बाद के बचे हुए 7 या 8 दिनों के जो भी सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन्हें भी हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करें। अभी हाल ही में बहुत सारे एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आई है, तो यह वीडियो उन एग्ज़ाम्स पर्पस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आशा करता हूं कि आप ये वीडियो एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले सवाल पर। किस वरिष्ठ राजनयिक को हाल ही में जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं इंद्रमणि पांडेय। यह 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में ये भारतीय विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के तौर पर नियुक्त हैं। इन्होंने अपने 3 दशक के कैरियर में काबुल, इस्लामाबाद, काहिरा, मस्कट और जेनेवा में भारतीय मिशनों में ये कार्यरत रहे हैं। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 1 जुलाई। यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा किए जाने वाली सेवा को सम्मान में मनाया जाता है। अभी हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान डाक कर्मचारियों ने जिस तरीके से अपनी भूमिकाएं निभाई, तो ये एक कोरोना महामारी के एक योद्धा के रूप में उभर कर सामने आई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फॉरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। विभिन्न कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में या फिर और भी इंडस्ट्री में जो लोगों को नौकरी की तलाश रहती है, उनके मालिकों और बेरोजगार युवकों के बीच के अंतर को कम करने का इस पोर्टल के माध्यम से कोशिश की गई है। इस पोर्टल पर बेरोजगार व्यक्ति अपना जो भी बायोडाटा है वो डाल सकते हैं और अपनी जॉब प्रेफरेंस भी इसमें चूज़ कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो ये हैं श्रीकांत माधव वैद। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया था वियतनाम में। पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं सी रंगराजन। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा? तो ये दिल्ली में खोला गया। प्लाज्मा बैंक, प्लाज्मा थेरेपी जो कोरोना बीमारी से जुड़ी हुई है, उसके संबंध में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। अभी हाल ही में भारतीय फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डिक अटैक की वजह से निधन हो गया? तो ये थी सरोज खान। रूस में संवैधानिक संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे? तो ये 2036 तक, अगर वहाँ के संविधान संशोधन को मंजूरी मिल गई तो 2036 तक ये वहाँ के राष्ट्रपति बने रहेंगे। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में आयोजित पीएसडी बैंकनार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है? तो यह है सुमित नांगल। और इस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान कोविड टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीता है। किस बैंक ने कोरोना महामारी के दौरान देश के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है? तो ये है एचडीएफसी बैंक। जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान काफ़ी अव्यवस्था फैली, तो एचडीएफसी बैंक की इस ऐप ने किसानों की परेशानियों को काफ़ी कम करने में मदद की है। इस ऐप के माध्यम से जो राशि है वो उनके अकाउंट में सीधी जाने लगी। अंतर्राष्ट्रीय सूर्यग्रहण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 30 जून को मनाया जाता है। बलराम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है उड़ीसा से। भूमिहीन किसानों से यह योजना संबंधित है, उड़ीसा के भूमिहीन किसानों से। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हाल ही में किसे फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये हैं जीन कॉस्टेक्स। धर्मचक्र दिवस किस दिन मनाया गया? तो यह 4 जुलाई को मनाया गया। कौन सा राज्य सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने दावा किया कि 6 जुलाई 2020 तक हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक घर में एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचा दिया है। हिमाचल प्रदेश के लिए कोरोना काल में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई है। हाल ही में किस भारतीय लेखक को साल 2020 के ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं सिद्धार्थ मुखर्जी। सिद्धार्थ मुखर्जी जो एक पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी हैं और एक कैंसर विशेषज्ञ भी हैं। इनके अलावा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर हैं राज चेट्टी, जिन्हें इन दोनों को संयुक्त रूप से कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा न्यूयॉर्क में साल 2020 के ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा सिद्धार्थ मुखर्जी को 2014 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है
आप इसको जरूर याद रखिएगा। तो ये ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड है, ये 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया, एक सिद्धार्थ मुखर्जी और दूसरे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी। और कौन सी संस्था इसे देती है? तो ये है कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क। भारत और अफगानिस्तान के बीच में हाल ही में शैक्षणिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये है 5 समझौतों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो यह रीवा जिला है मध्य प्रदेश में। और जो सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो यह लगभग 750 मेगावाट का प्लांट 750 मेगावाट का प्लांट वहाँ पर लगाया गया है। 250 मेगावाट के लगभग 3 प्लांट वहाँ पर लगाए गए हैं। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। इसके माध्यम से ये रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की कोशिश का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का, उसे संबंधित है। हाल ही में जारी की गई विश्व रियल्टी पारदर्शिता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है 34वां स्थान। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है इंजेति श्रीनिवास। भारतीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले देसी और विदेशी खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति अब कितने साल के लिए तय कर दी गई है? तो यह 4 साल के लिए तय कर दी गई है। देखिए, अभी हाल ही में काफ़ी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी या फिर काफ़ी और भी गेम्स थे नेशनल लेवल के और ओलंपिक गेम्स थे, तो फिलहाल कोरोना महामारी की वजह से वे सब कैंसिल हो चुके हैं। पर जो हमारे खेल मंत्रालय के द्वारा यह कदम उठाया गया है कि हम जो अपॉइंट करेंगे उनको हम एक फिक्स टर्म के लिए करेंगे, तो इससे जो है हमारे खिलाड़ियों की क्षमता काफ़ी बढ़ेगी। पहले जो हमारे यहाँ पर कोच लिए जाते थे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 1.5 या 2 साल के लिए लिए जाते थे, जिससे हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी काफ़ी कुछ बेटर नहीं हो पाती थी। तो शायद इससे जो कदम हमारे खेल मंत्रालय के द्वारा उठाया गया है, शायद इससे अब हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा को और भी निखारने में मदद मिलेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है? तो यह है असम सरकार। विश्व जूनोसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को। जूनोसिस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और उसके उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करने के संबंध में यह जो दिन है विश्व भर में मनाया जाता है। 6 जून 1885 को फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लुई पास्चर के द्वारा रेबीज का टीका विकसित करने के सम्मान में भी यह दिवस मनाया जाता है। इस बीमारी को फैलाने में बैक्टीरिया की सबसे बड़ी भूमिका होती है और रोगी पशुओं और मनुष्यों से स्वस्थ पशुओं और मनुष्यों में होने वाले इन रोगों को जूनोसिस कहा जाता है। तो अगर आपसे कभी जूनोसिस की शॉर्ट में डेफिनेशन पूछ ली जाए तो यह रोगी पशुओं और मनुष्यों से स्वस्थ पशु और मनुष्यों में जो फैलता है उसे जूनोसिस कहा जाता है और यह फैलता है बैक्टीरिया के माध्यम से। शोले मूवी में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस मशहूर कॉमेडियन का हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे जगदीप। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने करने का निर्णय लिया है? तो ये जो पाठ्यक्रम की अवधि है अब 2 साल की हो गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है? तो ये योजना है कर्नाटक सरकार ने की है। जो नेकर सम्मान योजना है यह कर्नाटक के बनकरों से संबंधित है। इसके द्वारा उन्हें एक मुश्त राशि उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दे दी जाएगी। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये हैं जी आकाश। यह एक खिताब होता है जो कोई भी टेनिस खिलाड़ी अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। तो जी आकाश जी भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के सभी न्यूज़ चैनल बंद कर दिए हैं? तो यह नेपाल। तो नेपाल ने हमारे सभी न्यूज़ चैनल्स को बंद कर दिया गया है। केवल वहाँ पर हमारा दूरदर्शन जो न्यूज़ चैनल है वो फिलहाल चल रहा है। तो ऐसा कुछ जो हमारे भारत और चीन के बीच में संबंध खराब चल रही हैं, तो इसी दौरान नेपाल और चीन की नज़दीकियाँ भी काफ़ी बढ़ रही हैं। तो हमारे जो आपसी संबंध हैं उनका प्रभाव उनके परिणाम स्वरूप ही हमारे चैनल्स को वहाँ पर बंद किया गया है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ ओपन स्काई समझौता किया है? तो यह है भारत। ओपन स्काई के बारे में जो एक डिटेल वीडियो है वह हम बना चुके हैं, वो हम हमारे पिछले वीडियो सेशन में जुलाई मंथ की में देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही
दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाली पहले 2 देश बन गए हैं। तो यह श्रीलंका। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण एशिया में कौन से 2 देश हैं जिन्होंने खसरा और रूबेला से मुक्ति पा ली है, तो यह श्रीलंका और मालदीव। हाल ही में किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई है, तो यह है गोल्डन बर्ड विंग तितली। किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के खिताब से नवाजा गया है, तो यह था नादौन पुलिस थाना, हिमाचल प्रदेश। इस तरीके का जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना इसे घोषित किया गया है, तो इसके लिए काफ़ी पैरामीटर्स निर्धारित किए गए थे, तो उन सभी पैरामीटर्स पर यह थाना खरा उतरा। किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो हर साल जैसे विश्व जनसंख्या दिवस के लिए कोई ना कोई थीम होती है, तो साल 2020 की थीम थी हाउ टू सेफगार्ड हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इसकी थीम किसी पेपर में पूछ ले, तो आपको याद रखना है हाउ टू सेफगार्ड हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। तो ये जो दिवस है 1989 से यूएनडीपी के द्वारा ही मनाया जा रहा है। यूएनडीपी के द्वारा 1989 से इसको मनाने की घोषणा की गई थी। तो यूएनडीपी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी यूएस में। इसकी स्थापना की गई थी 22 नवंबर 1965 को। हेडक्वार्टर जो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का है, वो है न्यूयॉर्क में। अब इस पिक्चर को देखिए, तो इसमें है साल 2020 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह केसांग दी थोंगडोक। तो देखिए इन अवार्ड्स में काफ़ी लोगों को सम्मानित किया गया। तो इन्हें जो ये अवार्ड दिया गया है, तो केसांग दी थोंगडोक जो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश से हैं, ये एक स्वतंत्र फिल्म मेकर हैं जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। तो इन्हें जो ये अवार्ड दिया गया है, ये इनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो इन्होंने बनाई ची लिपो के नाम से, उसके लिए दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री मूवी में इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये लोग संघर्ष करते हैं और अन्य जो इनके समुदाय के लोग हैं, वहाँ पर रहने वाले समुदाय के लोग हैं, वो रॉकी जो पहाड़ी है वहाँ पर शहद जो इकट्ठा करते हैं। तो उससे रिलेटेड इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसके लिए इन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में इसरो ने घोषणा की है कि वह एमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है। तो यह जो एमेजोनिया 1 सैटेलाइट है, यह किस देश से संबंधित है, तो यह है ब्राज़ील से। हाल ही में किस देश में बाघों की गिनती के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, तो यह बनाया गया भारत में। भारत में विश्व के 75% बाघ पाए जाते हैं। फिलहाल भारत में रिकॉर्ड 2967 बाघ का जो अनुमान लगाया गया है, बिल्कुल ऑन डॉक्यूमेंट ये रजिस्टर्ड किए गए हैं। भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारत ने हाल ही में किस देश से लगभग 72,000 SIG 716 असट राइफल खरीद ली हैं, तो ये है अमेरिका। स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है, तो यह है लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज से जुड़े हुए हैं। रोको टोको अभियान किस राज्य से संबंधित है, तो यह मध्य प्रदेश। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में जो लोग खुले में मास्क लगाकर घूमते हैं उनको मास्क दिए जाते हैं और उनसे जुर्माने के तौर पर 20 रुपये भी लिए जाते हैं। हालांकि जो अभियान था लगभग 1 या 2 महीने के लिए चलाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो रोको टोको अभियान था यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो यह है ली सियोंग लोंग। भारत की पहली ई लोक अदालत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो यह छत्तीसगढ़। ई लोक अदालत से संबंधित जो हमारी एक पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से, तो आप जुलाई मंथ के पिछले वीडियोस देख सकते हैं। भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है, तो यह था 2030 तक। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। शीर्ष व्यापारिक साझेदार मतलब उस देश से हमारे ट्रेड रिलेशन काफ़ी साल 2020 में सबसे ज़्यादा रहे हैं, तो यह अमेरिका। तो जिस तरीके से पिछले साल चीन रहा था, तो इस साल तो अमेरिका ने चीन को पछाड़ दिया है और इस साल के लिए 2019-20 के लिए हमारा शीर्ष व्यापारिक साझेदार अमेरिका बना हुआ है। ईरान ने हाल ही में किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है, तो यह भारत। ईरान की जैसे लगातार चीन से नज़दीकें बढ़ रही हैं और चीन ने काफ़ी कुछ कर्जा, काफ़ी मिलियंस डॉलर का कर्जा ईरान को दिया हुआ है। इसके अलावा
वहाँ पर काफ़ी रेल परियोजनाएं और बंदरगाहों को चाइना ने डेवलप करने में काफ़ी मदद की है। तो भारत और चाइना के बीच में साथ ही साथ काफ़ी संबंध भी खराब चल रहे हैं। तो ईरान ने इस रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया गया है। किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं अशोक कुमार। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल के द्वारा भारत में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो ये भारत में निवेश करेंगे अगले 5 से 7 सालों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो यह रुस्कुन बॉन्ड। तो पुस्तक के कभी कभार नाम आ जाते हैं, तो आप ये याद रखना कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक है रुस्कुन बॉन्ड। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपना अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त गया है? तो ये है हेमंग अमीन। किस आईआईटी ने अल्ट्रा वॉल्टिंग सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है? तो यह है आईआईटी कानपुर। अल्ट्रा वॉलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध जो काफ़ी सुर्खियों में था, इसको विकसित किया आईआईटी कानपुर ने। हाल ही में किस देश ने पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव किसने पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये आंद्रेज डूडा, जो लगातार दूसरी बार पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आदि कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो यह है सिक्किम में। किसे एशियाई विकास बैंक एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है अशोक लवासा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है 9 दिसंबर 1966 को की गई। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में, और इसका उद्देश्य है एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स ने किसको वान क्रेमन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये हैं इसरो के चीफ के सिवन। इस पुरस्कार के बारे में और इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के बारे में एक डिटेल वीडियो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप हमारे जुलाई मंथ की वीडियोस देख सकते हैं। साल 2020 के ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सचिन अवस्थी, जो इन्होंने एक यात्रा निकाली हरिद्वार से, काफ़ी लंबी यात्रा जो उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और गंगा पुनरुद्धार के लिए निकाली, उसके लिए इन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लगता है? तो यह जो पिक्चर जो है फिर जो आप अपनी फ़ोन पर देख सकें, यह तंगम जनजाति है जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके बारे में हम डिस्कस इस वजह से कर रहे हैं तो यह कि यह अब बिल्कुल ही इस जनजाति से संबंधित जो लोग हैं ये बिल्कुल ही समाप्ति के कगार पर है। एक सर्वे में तो ये भी आया है कि इनकी जो कुल आबादी है तो यह लगभग 253 के आसपास रह गई है। तो इसी के संबंध में एक पुस्तक जारी की गई जिसका विमोचन किया अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने। इस पुस्तक का नाम जो है द टंगम्स एंड एथनोलॉजिस्टिक्स स्टडी ऑफ क्रिटिकल एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसके जो लेखक हैं वो हैं रेजोनी बोरिंग, चेरा देवी, कलिंगडाबी, रूमी देवरी और केमोंग दारांग। इसको जो प्रकाशन किया गया था वह किया गया था जून 2020 में, और इसका जो विषय है वह यही है कि विलुप्त होती टंगम्स भाषा पर आधारित है। यह जो जनजाति है टंगम्स, इसमें इसकी आबादी बिल्कुल समाप्त हो गई है, इसी वजह से इसको क्रिटिकल एंडेंजर्ड की श्रेणी में डाला गया है। तो ये जो भाषा बोलते हैं टंगम्स भाषा, वो भी विलुप्ति के कगार पर है। तो इस वजह से यह जो पुस्तक है जो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है, यह काफ़ी न्यूज़ में थी कि आखिर किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है वो तो विलुप्त के कगार पर है, साथ ही साथ उनकी भाषा का भी अस्तित्व अब समाप्त होने को है। हाल ही में किस देश में लगभग 80,000 से ज़्यादा ओदबिलावों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण मारने के आदेश जारी किए गए हैं? तो यह स्पेन। वहाँ पर एक फार्म में लगभग 80,000 से ज़्यादा ओदबिलाव को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा 7,000 के तकरीबन जो वहाँ पर कर्मचारी थे उनको भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग कहाँ शुरू की गई है? तो यह की गई है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। किस देश ने एविस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये है चीन। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह ब्रैडली। ब्रांड एम्बेसडर जो कभी और क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स अड्डा के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं ब्रैडली। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 17 जुलाई को मनाया जाता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी का नया चेयरमैन कैसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं शिव नाडर, जो नई रोशनी नाडर जो शिव नाडर जी की बेटी हैं।
जो पहले इसके नए चेयरमैन थे। किस राज्य ने अपने पोपर रिजर्व फॉरेस्ट को अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की घोषणा की है? तो यह असम। किस राज्य पुलिस के द्वारा साइबर कैंपेनिंग शुरू किया गया है? तो यह तेलंगाना। तेलंगाना पुलिस की जो महिला विंग है इसके द्वारा साइबर कैंपेनिंग शुरू किया गया है। भारतीय मूल के चंद्रशेखर प्रसाद संतोखी को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये चंद्रशेखर प्रसाद संतोखी जी चुने गए हैं सूरीनाम के प्रधानमंत्री। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और यह जो रिपोर्ट जो है लॉन्च की जाती है अमेरिकन मॉनिटरी एडवाइजरी कंपनी है एक कुशमैन एंड वैकफील्ड के द्वारा। अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है रुदेंद्र टंडन। वैश्विक पत्रिका लेसेंट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी कितने होने का अनुमान लगाया गया है? तो भारत की आबादी जो है इस पत्रिका के माध्यम से सदी के अंत में घटने का अनुमान लगाया गया है, जो लगभग 109 करोड़ 1 अरब 9 करोड़ का तकरीबन हो जाएगी। बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किए गए हैं? तो यह है विक्रम दोरैस्वामी। गोधन न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है छत्तीसगढ़ से, जहाँ पर लोगों से 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह है 15 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 जुलाई को। तो काफ़ी एग्जाम्स में डेज पूछ लेते हैं और नेल्सन मंडेला दिवस और विश्व कौशल दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनकी डेट याद रखना। तो अब हम डिस्कस करते हैं 2020 में दिए गए इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम्स अवार्ड। प्रत्येक वर्ष जो ये अवार्ड दिए जाते हैं यह प्रेस सूचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए, उपलब्धियों के लिए संबंध में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो साल 2020 में तो नाइजीरिया से डेपो ओलोरोनियोमी को ये पुरस्कार दिया गया। साइदुल अलाम जो बांग्लादेश से हैं, मोहम्मद मोसाद ईरान से और स्वेतलाना प्रोकोपेवा फ्रॉम रसिया, इन्हें पुरस्कार दिया गया। आज़ाद पट्टन हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट यह समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो यह हुआ था पाकिस्तान और चाइना के बीच में। अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए हैं। तो हॉकी के संबंध में दिया गया है श्री अशोक कुमार जी को, एथलेटिक के संबंध में मनोरंजन पौरेल को और फुटबॉल के संबंध में प्रणव गांगुली जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साल 2020 के लिए दिया गया। यूथ ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित किए जाने थे? तो ये आयोजित किए जाने थे सेनेगल में। तो कोरोना महामारी के दौरान, कोरोना महामारी की वजह से 2022 में होने वाले यूथ ओलंपिक्स जो अब पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो ये अब 2026 में आयोजित किए जाएंगे। तो इसके अलावा भी जैसे 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने थे तो वो अब स्थगित कर दिए गए, तो वो भी 2021 में अगले साल आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ पीले रंग का कछुआ पाया गया? तो ये उड़ीसा में पाया गया, जो काफ़ी न्यूज़ में था। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप प्रो मिशन लॉन्च किया? तो यह संयुक्त अरब अमीरात ने किया। तो आपको ध्यान रखना है कि अरब देशों में जो पहला देश है मंगल मिशन लॉन्च करने वाला वो है संयुक्त अरब अमीरात। होप प्रो मिशन किस देश से जुड़ा हुआ है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात। इसके अलावा होप प्रो मिशन किस ग्रह से संबंधित है? यह है मंगल ग्रह से संबंधित। तो आपको ये 2-3 क्वेश्चन इसी से बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में जोरम फूड पार्क जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में है, यह काफ़ी न्यूज़ में था। वहाँ पर ये एक मेगा फूड पार्क, जोरम मेगा फूड पार्क के नाम से विकसित किया गया है। तो इसको विकसित करने का बेसिकली उद्देश्य यही है कि उत्तर पूर्व में जो किसान हैं उनकी आय को 2022 तक दोगुना किया जाए। इस मेगा फूड पार्क में जो विकसित करने में जो भी खर्चा आएगा उसकी लगभग 75% राशि केंद्र सरकार वहन करेगी। और इसका लक्ष्य जो है किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाना है, ताकि कृषि उत्पादों को एक तंत्र के माध्यम से जोड़ा जा सके। और कोशिश यही रहेगी कि 2022 तक किसानों की आय, जो वार्षिक आय होती है, उसे दोगुना किया जाए। तो मेगा फूड पार्क के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर विकसित फूड पार्क होते हैं जो प्रसंस्करणकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं और किसानों को एक साथ लाते हैं। ये कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करने, खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकने और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। मेगा फूड पार्क का जो संगठन है, यह कलेक्शन केंद्र, प्राइमरी प्रोसेसिंग केंद्र और केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र होता है। मिजोरम के जो राज्यपाल हैं वो हैं श्रीधरन पिल्लाई, मुख्यमंत्री हैं जोरांगमथाई, और राजधानी है इसकी आइजोल। इसका क्षेत्रफल 21,081 वर्ग किलोमीटर।
तो इस मेगा फूड पार्क का नाम आपको ध्यान रखना है, जोराम मेगा फूड पार्क, जो मिजोरम में विकसित किया गया। तो ये आ भी सकता है क्वेश्चन में। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नेंस की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो यह है सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित की गई। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 20 जुलाई को मनाया जाता है। फीफा के द्वारा 2022 का विश्व फुटबॉल कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई? तो यह कतर में आयोजित किया जाएगा। 2022 का विश्व फुटबॉल कप जो आगामी आयोजित प्रतियोगिताएं होती हैं, ये काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाती हैं। तो यह कतर में आयोजित किया जाएगा। किस देश ने अपने यहाँ पर दिए जाने वाली फ्री इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो वो अपने यहाँ पर बांग्लादेश ने फ्री इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। अभी हाल ही में आयोजित हंगरी ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती? तो ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। अब इस पिक्चर को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? तो ये हैं श्री लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर थे और काफ़ी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। तो श्री लालजी टंडन, इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ में। इन्होंने किताब भी लिखी अनकहा लखनऊ। ये भाजपा पार्टी से जुड़े हुए थे। अपने राजनीतिक जीवन में ये संघ के सदस्य भी रहे और जेपी आंदोलन से जुड़े रहे। 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। तो ये साल 1996 से 2009 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य रहे, विधानसभा पहुँचे। 2009 में लोकसभा सीट 2009 में इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता और 2018 में बिहार के राज्यपाल और 2019 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल ही रहे। तो अभी हाल ही में एक योजना है जो दिल्ली में शुरू की गई, मुख्यमंत्री घर घर योजना। तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री घर घर योजना, घर घर राशन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है दिल्ली से। इसके माध्यम से दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में घर घर राशन पहुंचाने की जो योजना चालू की गई, इस योजना के तहत लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा, ताकि लोगों की जो राशन की दुकानों पर या फिर अन्य दुकानों पर जो भीड़ होती है उसको कम किया जाए। इससे कोरोना महामारी फैलने का भी काफ़ी खतरा कम होगा। इस योजना से कोरोना के संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकेगा, क्योंकि लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाएगी सामूहिक तौर पर दुकानों पर। तो असम में हाल ही में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई, तो फिलहाल ये काफ़ी सुर्खियों में था। तो आखिर किस वजह से असम में बाढ़ आई? तो इसके कुछ कारण हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो भू आकृति है, यू आकार की घाटी के समान है, इस वजह से वहाँ पर बाढ़ आती है। नदियों की चौड़ाई जो है काफ़ी अधिक है, तो लोग उनके नज़दीक बस जाते हैं और खेती भी करते हैं, तो वहीं पर अपना ये कच्चे घर बना लेते हैं। तो अचानक जिस तरीके से बाढ़ आती है तो लोगों को काफ़ी जान और माल की नुकसान भी होती है। इसके अलावा जो वहाँ की भूमि है वो काफ़ी कठोर है। ब्रह्मपुत्र में एक जो काफ़ी हाई लेवल पर जो अवसाद हैं, जो मिट्टी है वो भाकर लाती है, इससे भी बाढ़ का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये न्यूज़ में था काफ़ी, असम में जो बाढ़ आई। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में कौन से राज्य में काफ़ी जान माल की हानि हुई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 31 जिलों में लगभग 82 लोगों की मौत हुई और 50 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए। तो ये न्यूज़ में था, तो हमको ये ध्यान रखना है कि असम में अभी हाल ही में बाढ़ आई थी। तो असम की राजधानी जो दिसपुर है, असम के राज्यपाल, जो शायद आपसे इनके राज्यपाल मुख्यमंत्री का भी एक बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो असम के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और क्षेत्रफल है इसका लगभग 78,438 वर्ग किलोमीटर के तकरीबन। असम में 5 राष्ट्रीय पार्क और 11 वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार हैं। महत्वपूर्ण जो है इसमें है वो है काचरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस बाग परियोजना जो राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा वहाँ पर एक सिंग वाला गैंडा भी पाया जाता है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए तो ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं कि राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ पर कितने नेशनल पार्क हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा नाम जो हैं 2-3 के दे सकते हैं, तो आपको ये सब याद रखना है। तो हाल ही में जो है एंटी टैंक मिसाइल जो भारत ने जिसका परीक्षण किया, ध्रुवास्त्र, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उड़ीसा के एकीकृत परीक्षण रेंज से मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, उसका प्रोटोटाइप है। ध्रुवास्त्र मिसाइल का इसको डायरेक्ट मोड और अटैक मोड दोनों में सफल परीक्षण इसका किया गया। ध्रुवास्त्र मिसाइल जो है इसकी मारक क्षमता है लगभग 4 से 7 किलोमीटर और इसको विकसित किया है DRDO ने। पहले जो ध्रुवास्त्र मिसाइल का नाम था वो था नाग, और यह जो मिसाइल है सभी मौसमों में दिन और रात के समय मार करने में सक्षम है। इसके अलावा यह अपने साथ विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच के साथ
युद्ध टैंकों को भी नष्ट कर सकती है। भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने से संबंधित समझौता किया है? तो यह है मालदीव। आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा किस देश किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि आरोग्यश्री राज्य स्वास्थ्य सेवा किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो अभी हाल ही में रशियन हैकर्स जो काफ़ी न्यूज़ में थे, तो रशियन हैकर्स एक ग्रुप है APT29, इसका नाम आप ध्यान रखना, इसको द ड्यूक्स और कोजी बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था कि हाल ही में जो विश्व भर में कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं, तो इस रशियन हैकर ग्रुप पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने जो वैक्सीन का डाटा है उसको चुराने की कोशिश की। तो यह एक रशियन हैकर ग्रुप है। तो ये ज़्यादातर अपना जो निशाना बनाता है वह सरकारी जो MSD होती हैं, गवर्नमेंट MSD, और इसके अलावा थिंक टैंक, स्वास्थ्य सेवाएं और ऊर्जा संस्थानों को अपना लक्ष्य बनाता है। तो ये बेसिकली यूज़ करता है मेलवेस और मेलवेयर्स को सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से कंप्यूटर्स में एंटर करने के लिए। तो आपको इसका नाम याद रखना है APT29। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि APT29 या फिर द ड्यूक्स और कोजी बियर ये किस समूह से संबंधित हैं, तो ये रशियन हैकर्स का एक समूह है। तो हम बात करते हैं भारतीय ड्रोन के बारे में। तो हाल ही में ये ड्रोन, भारत ड्रोन नाम से जो ड्रोन बनाया, ये काफ़ी सुर्खियों में था। इस ड्रोन की खासियत है कि ये लद्दाख जैसी पहाड़ियों में LOC के नज़दीक अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी के लिए यह ड्रोन काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस ड्रोन को DRDO ने विकसित किया है। यह पूर्णतः स्वदेशी कंपोनेंट जो इसमें उपकरण यूज़ किए गए हैं वे स्वदेशी हैं। जो विश्व का सबसे हल्का और तेज़ निगरानी प्रणाली से यह इस ड्रोन को युक्त किया गया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और मिशनों के दौरान लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है कर सकता है। तो DRDO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका गठन किया गया था 1958 में और यह संबंधित है रक्षा मंत्रालय से। इसका आदर्श वाक्य है बलस्य, इसका जो आदर्श वाक्य है वह है बलस्य मूलम विज्ञानम। यह भारत सरकार है रक्षा मंत्रालय का R&D विंग है। इसका उद्देश्य है अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाना। तो हाल ही में मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर में जल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इस परियोजना का जो लक्ष्य है वो ये है कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो। यह जल परियोजना केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन का हिस्सा है। इस परियोजना का जो खर्चा है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ऋण के साथ लगभग 3054 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। तो जल जीवन मिशन जो है ये लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को, पिछले साल 15 अगस्त 2019 को। और इसका जो खर्चा जो उसमें हर साल जो उसको देने के लिए कहा गया था वो था लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए। इसके जो लक्ष्य हैं वो ये हैं कि 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाना और कृषि उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन भूजल पुनर्भरण हेतु ढांचा तैयार करना। तो अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर। तो निकारागुआ 87वां देश बना है जिसने साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अलावा भी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इस अलायंस को साइन किया है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि 71वें नंबर पर जापान ने इसको साइन किया था। तो इसी तरीके से अभी हाल ही में जो अभी आपसे करंट का जो क्वेश्चन पूछ लें कभी, तो 87वें नंबर पर यह जो किया गया है निकारागुआ ने यह सोलर अलायंस साइन किया है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम हरियाणा में। इसके जो चेयरमैन है वो है उपेंद्र त्रिपाठी और टोटल जो मेंबर इसमें हैं 87। इसको जो पहली बार फाउंड किया गया था वो 2015 में किया गया था। तो 87 मेंबर के तौर पर जैसे निकारागुआ ने यह ज्वाइन किया है। तो निकारागुआ के बारे में आपको बता दें कि इसके जो प्रेसिडेंट है वो है डेनियल ओर्टेगो। इसकी जो राजधानी है वो है मनागुआ और यहाँ पर जो करेंसी जो यूज़ की जाती है वो है निकारागुआन कोर्डोबा ओरो, शॉर्ट में जिसको NIOB लिखते हैं। तो कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा?
तो भारत 129वें स्थान पर रहा। हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर का 101 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये थी अमला शंकर। किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? तो ये हरियाणा, और ये चौथे खेलो इंडिया गेम्स है। इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है? तो यह 29 जुलाई को। इंटरनेशनल टाइगर डे जो 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो भारत में जो है टोटल नंबर है 2967 हैं टाइगर, और सबसे ज़्यादा टाइगर जो हैं वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश संखला को। तो आपको ध्यान रखना है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश संखला को। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया। तो टाइगर जो हैं काफ़ी न्यूज़ में थे, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में और जान लेते हैं। तो टारगेट रखा गया है 2022 तक डबल करने का, कि 2022 तक हम अपने बाघों की जो संख्या है उसको डबल करेंगे। तो टाइगर से रिलेटेड और भी कुछ काफ़ी इन्फॉर्मेशंस हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वे एक स्पेशल टाइगर फोर्स बनाएंगे कॉर्पोरेट टाइगर रिजर्व के लिए। इसके अलावा 2022 तक हम अपनी जो भारत के द्वारा हम अपने बाघों की जो आबादी उसको दोगुना करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 7वां टाइगर रिजर्व जिसका नाम है राधापानी टाइगर रिजर्व वो बनाया गया। इसके अलावा गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में और कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, इन दोनों को ही डिक्लेयर कर दिया गया है टाइगर रिजर्व के तौर पर। और एरिया के बेस पर अगर हम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व देखें तो यह है नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के तहत कांचीरंगा टाइगर रिजर्व को लगभग 33 करोड़ रुपए दिए गए। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है इरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, उसको अवार्ड दिया गया है बेस्ट मैनेज्ड टाइगर रिजर्व अवार्ड को। तो आपको ध्यान रखना है, सत्यमंगलम को ये टाइगर रिजर्व को है इरोड डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु में है उसको दिया गया है ये अवार्ड। इसके अलावा नेशनल पार्क जिसमें सबसे ज़्यादा घनत्व है टाइगरों का वो है कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में वो है बोर जो है महाराष्ट्र में। तो खेलो इंडिया गेम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हरियाणा को दिया गया है, इसकी मेज़बानी दी गई है चौथे खेलो इंडिया गेम्स की। तो खेलो इंडिया गेम्स के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो पहले जो खेलो इंडिया गेम्स थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहले थे वो दिल्ली में आयोजित किए गए, जिसमें टॉप किया था हरियाणा ने 38 गोल्ड के साथ। सेकंड खेलो इंडिया गेम्स जो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किए गए, इसमें टॉप किया था महाराष्ट्र ने। तीसरे खेलो इंडिया गेम्स गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे, तो और जिसमें टॉप किया था महाराष्ट्र ने। तो देखिए चौथे खेलो इंडिया गेम्स की मेज़बानी तो हरियाणा को मिल गई है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पिछले गेम्स से। तो तीसरे खेलो इंडिया गेम्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जहाँ पर ये आयोजित किए गए वो था करमबीर नेविन चंद्रा बोरदोलोई इंडोर स्टेडियम जो गुवाहाटी में था। इसका नाम आपको याद रखना है। और इसके जो मैस्कॉट थे, मैस्कॉट तो डेफिनेटली पेपर में पूछे जाते हैं, जो शुभंकर होते हैं। तो इसके दो थे, विजय जो टाइगर और जया ब्लैक बक था। तो ये आपको ध्यान रखते हैं, विजय एंड जया। इसके अलावा इसमें जो थर्ड खेलो इंडिया गेम्स में थे, इसमें 2 खेल ऐड किए गए थे, एक साइकिलिंग और दूसरा था लॉन बॉल्स। और हिमा दास जो थी उन्होंने मशाल जलाई थी इन खेलों की। तो फर्स्ट अगस्त जो होता है उस दिन जो काफ़ी 2 या 3 डे होते हैं, जो दिवस होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो 1 अगस्त को ही मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब डे, WWW जो डे होता है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल माउंटेनिंग क्लाइंबिंग डे ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। और इसके अलावा वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे, तो विश्व फेफड़ों का जो कैंसर का दिवस होता है वो भी 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो कैंसर के बारे में, फेफड़े के कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। तो यह एक रिवीजन वीडियो है जो पेपर से पहले आपको देख कर जानी होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आप अन्य किसी टॉपिक पर हमारी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डेली PIB न्यूज़।